नमस्कार, मैं विनीत लाल श्रृंखला यूट्यूब चैनल के इस सेगमेंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे भारत के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचन के बारे में। 2 दिन पहले भारत ने यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में हुए मतदान में 184 वोट पाकर 2021 और 2022 के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ है। आइए तो इस बारे में हम लोग विस्तार से समझते हैं। असल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी और उस समय उसका उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था को बनाए रखने का। यूनाइटेड नेशंस में 6 ऑर्गन काम करते हैं, जिसका नाम है जनरल असेंबली यानी महासभा, सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ट्रस्टीशिप काउंसिल न्यास परिषद और सेक्रेटेरिएट यानी सचिवालय। ये 6 अंग सुरक्षा परिषद के अंतर्गत काम करते हैं और सभी के अलग अलग पावर एंड फंक्शंस हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशंस के ये चीज़ जो 6 ऑर्गन है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है उसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद। और यह महत्वपूर्ण सबसे इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का जो उद्देश्य है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, वह बेसिकली सिक्योरिटी काउंसिल का ही काम है कि वह इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करेगा। और यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, चार्टर यानी यूनाइटेड नेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसके जो चैप्टर 7 है उसमें एक ऐसा प्रोविज़न रखा गया है कि उसके अनुसार वह बहुत सारे ऐसे निर्णय भी ले सकता है, ऐसे इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगा सकता है मेंबर स्टेट्स के को लेकर। सुरक्षा परिषद एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जिसके रेजोल्यूशंस बाइंडिंग नेचर के भी होते हैं। मतलब कि अगर वह कोई रेजोल्यूशंस पारित करता है और वह बाइंडिंग होता है तो जो मेंबर स्टेट्स होते हैं वह बाध्यकारी होता है उस रेजोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने को लेकर। तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है बेसिकली सुरक्षा परिषद है जो है वह 2 तरीके के सदस्यों को लेकर मिलकर बना हुआ होता है। एक अस्थायी सदस्य यानी परमानेंट मेंबर और दूसरे अस्थायी सदस्य जो नॉन परमानेंट मेंबर कहलाते हैं। अस्थायी जो सदस्य हैं, जो परमानेंट मेंबर हैं, वह स्थापना काल के समय में ही 5 उसमें रखे गए थे, 5 ऐसे मेंबर रखे गए थे जिसको P5 परमानेंट 5 भी कहा जाता है। और वो मेंबर हैं यूनाइटेड स्टेट जिसको अमेरिका कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और चाइना। ये 5 ऐसे मेंबर हैं जो कि स्थापना काल से लेकर अभी तक वह 5 परमानेंट मेंबर है। उसमें अगर रसिया को देखें तो पहले सोवियत संघ था, लेकिन 1990 के बाद उसका जो सक्सेसर है उसको रशिया को बनाया गया। और चाइना है जो कि पहले नेशनलिस्ट 1949 के पहले नेशनलिस्ट चाइना को यह सीट दी गई थी, लेकिन फिर 1949 में वहाँ पे साम्यवादी क्रांति आई और उसके बाद माओ ने वहाँ पे शासन संभाला था। लेकिन 1949 से लेकर 1971 तक उस चाइना को वहाँ पे सदस्यता नहीं दिया गया था। लेकिन 1971 में फिर जो माओ का जो चाइना में जो कम्युनिस्ट चाइना है, मेनलैंड चाइना था, उसको सदस्यता दी गई थी। तो ये 5 मेंबर उस समय से ही आ रहे हैं, उसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं हुआ है अभी तक। नॉन परमानेंट जो मेंबर होते हैं वह अभी 10 हैं। तो 5 + 10 दोनों मिलाकर 15 मेंबर कुल मिलाकर सुरक्षा परिषद के सदस्य होते हैं। 10 जो मेंबर होते हैं उसका कार्यकाल 2 साल का होता है और हर साल 5 नए मेंबर को सेलेक्ट किया जाता है निर्वाचन के विधि से। अभी जो इलेक्शंस हुए 2 दिन पहले, उसमें 5 नए मेंबर जो आए हैं वो भारत के अलावे नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या नामक देश आया है। ये सभी जो 5 देश हैं वो 2 साल के लिए चुने गए हैं, 2021 और 2022 के लिए, केवल 2 साल के लिए। उसके पहले अगर देखें तो यूनाइटेड नेशंस के स्थापना के बाद परमानेंट मेंबर 5 थे, लेकिन अस्थायी सदस्यों की संख्या उस समय 6 थे। तो 6 + 5 11 मेंबर टोटल हुआ था। लेकिन 1963 में पहली बार एक रिफॉर्म्स किए गए थे, एक सुधार लाया गया था। 1963 में जो रिफॉर्म्स लाए गए थे उसमें हुआ क्या था कि 4 नए मेंबर को उसमें नॉन परमानेंट मेंबर की तरह जोड़ा गया था। तो कुल मेंबर 1963 के बाद 10 हो गए थे। 1963 में जो रिफॉर्म्स लाए गए थे उसमें कुछ और भी बातें रखी गई थी कि पहला कि कोई भी जो मेंबर होगा वह इमीडिएटली री इलेक्ट नहीं हो सकता है। मतलब कि अगर एक बार उसका इलेक्शन टर्म खत्म होता है तो अगली बार तुरंत वह चुनाव जाने के लिए योग्य नहीं होगा। दूसरा, अगर कोई भी कैंडिडेट होता है तो उसको मिनिमम यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली जो महासभा होता है उसका
उसमें 2/3 बहुमत उसका होना चाहिए, 2/3 उसको वोट मिलना चाहिए। दूसरा, उसको रीजन वाइज कर दिया गया कि जो 10 मेंबर होंगे उसको रीजन वाइज बांट दिया गया कि किस रीजन से ज़्यादा कितने मेंबर आ सकते हैं। और उसके अलावा एक सीक्रेट बैलेट उसमें किया गया कि जो चुनाव की विधि होगी वह सीक्रेट तरीके से ही होगा। तो 1963 के बाद जो 10 सीटें थी उसको इस 4 रीजन में डिवाइड कर दिया गया कि अफ्रीका और एशिया से अधिकतम 5 सदस्य चुनकर आएंगे, ईस्ट यूरोप पूर्वी यूरोप से 1 सदस्य चुनकर आएंगे, लैटिन अमेरिका से 2 सदस्य चुनकर आएगा और वेस्ट यूरोप से 2 सदस्य चुनकर आएगा। ऐसे कुल मिलाकर 10 नॉन परमानेंट मेंबर चुने जाएंगे जो कि 2 साल के लिए चुने जाएंगे। परमानेंट और नॉन परमानेंट में एक और मूल अंतर यह है कि परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर है जबकि नॉन परमानेंट मेंबर के पास वीटो की पावर नहीं है, वीटो की शक्ति नहीं है। वीटो एक ऐसा पावर परमानेंट मेंबर्स को दिया गया है कि अगर कोई भी रेजोल्यूशंस सुरक्षा परिषद में आता है तो उस रेजोल्यूशंस के खिलाफ अगर कोई भी परमानेंट मेंबर नकारात्मक वोट देता है, नो वोट देता है, तो वह रेजोल्यूशंस पारित नहीं हो सकता है। यानी कि कोई भी जो परमानेंट मेंबर है वह किसी भी मसले पर केवल एक देश, कोई भी जो देश होता है परमानेंट मेंबर, वह उस विधेयक को, उस प्रस्ताव को रोक सकता है। लेकिन वहाँ पे 2 तरीके के विषय होते हैं। प्रोसीजरल मैटर्स पे वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, केवल सब्सटेंटिव मैटर्स पे प्रयोग किया जा सकता है। सब्सटेंटिव मैटर्स मतलब जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण विषय होते हैं। दूसरा बात यह है कि अगर कोई विषय है उसको डिलिबरेशन से रोका नहीं जा सकता है, उसको प्रोसीजर से रोका नहीं जा सकता है, लेकिन प्रोसीजर्स के बाद अगर उस पर मतदान होता है तो उस पर वीटो लगाया जा सकता है। और अगर कोई भी एक वीटो लगाता है, कोई भी एक परमानेंट मेंबर वीटो लगाता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होगा, जो कि परमानेंट मेंबर के पास ही वह वीटो की शक्ति है, नॉन परमानेंट मेंबर के पास वह वीटो की शक्ति नहीं है। इसलिए यह मूल अंतर है। भारत अभी तक इससे पहले 7 बार और इसमें चुना गया है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में इसको निर्वाचन हुआ है। इसके पहले अगर अब हम लोग देखें तो सबसे पहली बार 1950 से 51 में भारत चुना गया था अस्थायी सदस्य के रूप में। उसके बाद 1967-68 में चुना गया, उसके बाद 1972 और 1973 में चुना गया, फिर 1977-1978 में चुना गया, फिर 1984-85 में चुना गया, फिर 1991-92 में चुना गया और इससे पहले 2011-2012 में चुना गया था। तो भारत इस बार जो चुना गया है वह 8वीं बार सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत चुना गया है। अगर भारत के बारे में देखें तो पिछले कुछ सालों में ऐसे 2 ऐसे इंस्टांसेज आए हैं जबकि भारत को हार का भी सामना करना पड़ा, जबकि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के कैंडिडेट के रूप में भारत लड़ा था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वह हार गया था उस इलेक्शंस में। तो एक सबसे महत्वपूर्ण 1975 में हुआ था जबकि पाकिस्तान से भारत बहुत सारे राउंड के बाद, 8 राउंड के बाद भारत हार गया था। और एक 1996 में जापान से भारत उस समय हार गया था और 1996 में भारत को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में सीट नहीं मिल पाई थी। तो इसके अलावा जो ये इलेक्शंस हैं बेसिकली जो रीजन वाइज जो इलेक्शंस हुए उसमें एशिया पैसिफिक से भारत एकमात्र कैंडिडेट था जो कि पिछले साल ही मतलब कि जो पिछले साल 2019 में भारत को एशिया पैसिफिक का जो एक ग्रुप था उसने भारत को एलिजिबल कर दिया था। उसने बोल दिया था कि भारत ही हमारे तरफ से कैंडिडेट होगा। 55 ऐसे कैंडिडेट थे जिसने भारत को समर्थन दिया था, उसमें चाइना और पाकिस्तान भी शामिल था, जो कि कहा था कि 2021 और 22 में जो इलेक्शंस होंगे उसमें एशिया पैसिफिक की तरफ से भारत ही प्रतिनिधित्व करेगा। तो मतलब कि एशिया पैसिफिक की तरफ से एक जो इलेक्शंस होने वाले थे उसमें भारत के अलावा कोई और कैंडिडेट नहीं था, फिर भी इलेक्शंस करवाए गए। इलेक्शंस करवाने का जो नियम है बेसिकली उसको क्लीन स्लेट सिस्टम कहा जाता है। क्लीन स्लेट सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो इलेक्शंस तब भी करवाए जाएंगे जबकि कोई चॉइसेस नहीं होगा। मतलब कि जब वैकेंट सीट और जो कैंडिडेट होंगे वह अगर एक ही हो, मतलब कि वैकेंट सीट से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं हो, वैकेंट सीट के इतने ही कैंडिडेट हो तब भी इलेक्शंस करवाए जाएंगे। उसी को क्लीन स्लेट सिस्टम कहते हैं। और यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी बॉडीज़ हैं बेसिकली उसमें क्लीन स्लेट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। उसका मूल मकसद ये है कि उसमें ये रखा गया था कि 1963 के बाद जो रिफॉर्म्स किए गए थे उसमें ये रखा गया था कि 2/3 बहुमत होने जरूरी है। 2/3 जो वोट यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में होने जरूरी हैं। मतलब कि अभी 193 मेंबर्स हैं टोटल
टोटल यूनाइटेड नेशंस में, तो यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर होते हैं वो सभी जनरल असेंबली के भी मेंबर होते हैं। तो उसमें कम से कम 129 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। 129 सदस्य का समर्थन होने के बाद ही कोई सदस्य बन सकता है, कैंडिडेट ज़्यादा नहीं रहने के बावजूद भी। आमतौर पे अगर आप देखते होंगे तो इलेक्शंस में जब जितने वैकेंट सीट होते हैं और उतने ही अगर कैंडिडेट होते हैं तो निर्विरोध तरीके से चुन लिया जाता है, जिसको एनोनिमस इलेक्शंस कहते हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशंस में ऐसा नहीं होता है, वो क्लीन स्लेट सिस्टम के अनुसार ऐसा देखने को मिलता है। तो ये सब बातें हैं। दूसरी बात यह है कि जो भारत का इलेक्शन हुआ, भारत का जो निर्वाचन हुआ 2021-22 के लिए 2 साल के लिए, तो भारत बहुत ही एक क्रिटिकल जंक्चर में चुना गया हुआ सदस्य है, क्योंकि पोस्ट कोविड जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है उसमें भारत की एक भूमिका हो सकती है कि भारत किस तरीके से वैश्विक परिदृश्य में काम करता है। दूसरी तरफ अगर देखें तो एक दूसरा परमानेंट मेंबर से पिछले कई हफ्तों से एक टेंशंस का माहौल, कॉन्फ्लिक्ट का माहौल चल रहा है चाइना और भारत के बीच में। तो आने वाले दिनों में यह बहुत महत्वपूर्ण होगा कि यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है वह किस तरीके से काम करता है। दूसरी बात, यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका जो प्रेसिडेंट होता है, जो अध्यक्ष होता है, वह 1 माह के लिए चुना जाता है और वह एक रोटेशन विधि के से हर माह बदलता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो भारत का जो टर्म है वह अगस्त 2021 में आने वाला है। तो अगस्त 2021 में यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल होगा वह अध्यक्ष के रूप में भारत ही वहाँ पर होगा। उसके अलावा ये नॉन परमानेंट मेंबर के बारे में बात हुई, लेकिन भारत लगातार यह कोशिश कर रहा है कि स्थापना काल के बाद से ही भारत को अब एक परमानेंट मेंबरशिप भी दिया जाए। भारत लगातार कोशिश कर रहा है और कुछ देशों के साथ मिलकर एक G4 का भी एक ग्रुप बनाया है और वह चाहता है कि भारत के अलावे जर्मनी, जापान ऐसा देश है जो कि ब्राज़ील के साथ भारत को भी वहाँ पे परमानेंट मेंबरशिप दिया जाए, क्योंकि भारत एक ऐसा सदस्य है यूनाइटेड नेशंस का जो कि शुरुआत से ही, जबकि 1945 में इसकी स्थापना हुई थी तो ओरिजिनल मेंबर के रूप में उसका एक ओरिजिनल सिग्नेटरी मेंबर्स था, जबकि 51 सदस्य 1945 में यूनाइटेड नेशंस के सदस्य बने थे। उस समय भारत भी सदस्य था, जबकि उस समय भारत स्वतंत्र भी नहीं हुआ था। तब से लेकर अभी तक 75 साल लगभग हुए, भारत लगातार यूनाइटेड नेशंस में हर तरीके से सहयोग करते रहा है। तो आने वाले दिनों में देखना ये है कि भारत किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस में अपनी भूमिका निभाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सजेशंस, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।